34 में क्या है, जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। मतलब जनरल हम लोग क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए कि फायर ना हो माइंस में, इसके लिए हम लोग को जनरल क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो क्या बोलता है पहला में कि किसी भी प्रकार का ऑयल, ग्रीस, कैनवास और कोई भी अदर ज्वलनशील मटेरियल को हम लोग को माइंस में स्टोर करके नहीं रखना है, एक्सेप्ट इन ए फायर प्रूफ रिसेप्टेकल। फायर प्रूफ रिसेप्टेकल क्या होता है, इस तरीके का ये कंटेनर जो हो गया ना, ये फायर प्रूफ रहेगा। हमको अगर स्टोर करना रहेगा तो ऐसा ही कंटेनर में हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है ना। यही होता है फायर प्रूफ रिसेप्टेकल। सेकेंड में क्या बोला है कि जो भी ग्रीसी और ऑयली वेस्ट है इन वर्किंग बिलो ग्राउंड सेल बी रेगुलरली रिमूव टू द सरफेस। के अंडरग्राउंड में मान लो काम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे होता है ना, मान लो कपड़ा वगैरह में ग्रीस वगैरह, तेल वगैरह, हाथ वगैरह पोंछ कर फेंक दिया माइंस में, तो वेस्ट हो गया। तो जो भी ग्रीसी और ऑयली वेस्ट है उसको जितना, उसको क्या करना है, रेगुलरली उसको रिमूव कर लेना अंडरग्राउंड से, उसको सरफेस पे ले आना है। थर्ड में क्या है कि इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग और वर्कशॉप ग्रीसी एंड ऑयली वेस्ट सेल बी डिस्पोज्ड ऑफ रेगुलरली इन सेफ। मतलब ओपन कास्ट में भी अगर वैसा कुछ ग्रीस और ऑयली वाला वेस्ट है तो उसको भी रेगुलरली उसको भी डिस्पोज करना है, ठीक है। फोर्थ में क्या है, कोई भी पर्सन जो भी अपना लाइट लैम्प, कैप लैम्प वगैरह जो भी लेके जाता है ना, या नेक्ड लाइट लैम्प वगैरह कुछ भी अगर लेके गया है तो उसको ना कहीं किसी भी जगह रख देगा, ना उसको कहीं फेंक देगा, ठीक है ना। किसी भी टिम्बर, वुडन स्ट्रक्चर और अदर कंबस्टिबल मटेरियल के आसपास में ना फेंकना है, ना रखना है, ठीक है ना। साथ में क्या है कि माइंस में एडिक्वेट एंड सफिशिएंट अरेंजमेंट पहले से करके रखना हो गया, अगर इमरजेंसी अराइज हो गया, अगर माइंस में आग लग गया, उसके लिए पहले कि आग ना लगे इसके लिए क्या है कि पहले ही हम लोग को डिटेक्शन सिस्टम कंट्रोल, कि अगर कहीं डिटेक्ट हुआ है रेगुलर उसका मॉनिटरिंग करना होगा, जांच करना होगा, डिटेक्ट करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और साथ में फायर अगर कहीं दिख गया कि स्टार्ट होने जा रहा है तो उसके इसमें एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह का भी अरेंजमेंट करके रखना होगा। The owner, agent, manager of every mine shall take measures and precautions appropriate to the nature of mine। जो भी ओनर, एजेंट, मैनेजर वाले हैं, नेचर ऑफ माइन के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, किस प्रकार का गैसीनेस है उस माइंस का, डिग्री ऑफ गैसीनेस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे जो भी फायर का है ना, प्रिवेंशन का तरीका, उसको डिटेक्शन करने का तरीका, और अगर कहीं स्टार्ट हो जाता तो उसको कॉम्बैट मतलब बुझाने का, वो सारा अरेंजमेंट करके रखना है। साथ ही ना, साथ ही कि वायर मतलब आग अगर लग गया है तो फैले भी नहीं माइंस में, ठीक है ना। तो ये जनरल प्रिकॉशन के अंदर आता है जो कभी पूछेगा नहीं, ठीक है ना। फिर हो सकता है कि 134 नंबर में क्या दिया हुआ है रेगुलेशन में, 134 में क्या दिया हुआ है रेगुलेशन में, तो वो दिया हुआ रहेगा सिंपल क्या, कि जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर है। अब क्या है, द ओनर, एजेंट, मैनेजर ऑफ एवरी माइन क्या इंश्योर करेगा कि ऑपरेशन जो है ना स्टॉप्ड हो गया, जो भी वर्किंग चल रहा है स्टॉप हो जाए, वर्कर को सेफ लोकेशन पे इवेक्युएट करके खाली करवा के ले आए जहाँ पे सीरियस डेंजर है ड्यू टू फायर के कारण। और साथ में हो सकता है कि वहाँ पे वो आग के कारण क्या हो सकता है, सेफ्टी और जो हेल्थ है वर्कर का उसको नुकसान पहुंचा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है ना। ए हो गया सॉलिड वाला फायर, बी हो गया लिक्विड, सी में हो गया जो भी गैस वाला फायर रहेगा, ठीक है ना। ई हो गया मेटल फायर, डी मेटल, और ई हो गया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। तो फायर वाला यार शंकर, तुम तो ईएमटी वाला कोर्स लिया है ना।
वहाँ तो वेंटिलेशन चैप्टर पर डिटेल में पढ़ाया गया होगा, तुम लोग फायर तो पढ़ाया गया होगा वहाँ पे। ठीक है, देखो ABCDEF ही है फायर। कहाँ था यार, ए हो गया सॉलिड वाला फायर, बी लिक्विड, सी गैस का, डी मेटल फायर, ई इलेक्ट्रिकल फायर, और एफ एक हो गया कुकिंग ऑयल, फैट, कुकिंग ऑयल वगैरह में जो रहता है, बस यही तो है और कुछ नहीं। अब पूछता है कि मान लो सोडियम में फायर है, सोडियम में, तो कैसा फायर है सोडियम में, सोडियम मेटल है, तो उस पर मेटल फायर क्लास डी टाइप का फायर है वो। और ये है कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज होता है, वो इस पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, 133 में क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्रीनेस, 134 में जनरल प्रिकॉशन, और 135 में क्या लेना है, सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल सरफेस स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट्स, जैसे मान लो ये माइंस का इंट्रेंस है, ये माइंस का इंट्रेंस है, ठीक है ना, तो जो भी सरफेस स्ट्रक्चर और सपोर्ट रहेगा विद इन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ऑल इंट्रेंसेस टू ए माइन सेल बी ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कोई भी इंट्रेंस रहा या इंक्लाइन इंट्रेंस रहा, तो वहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है ना, जो भी सरफेस स्ट्रक्चर सपोर्ट वगैरह रहेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, वो फायर प्रूफ मटेरियल करेगा। मतलब फायर प्रूफ मतलब क्या, वाटर प्रूफ होता है ना, वाटर प्रूफ होता है ना, वाटर प्रूफ हैंडी प्लास्ट, या वाटर प्रूफ मतलब पानी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, भीगता नहीं। फायर प्रूफ मतलब आग से जलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये रेगुलेशन किसी किस चीज मतलब किस किस में अप्लाई नहीं होगा, सेल नॉट अप्लाई टेम्पोररी स्ट्रक्चर। कोई टेम्पोररी स्ट्रक्चर है कि जिसको है कि वहां भी कुछ दिन के लिए है, फिर वहां से उसको हटा देना है, या कोई सपोर्ट्स वगैरह टेम्पोररी सपोर्ट्स हो गया, ठीक है ना, या कवरिंग्स एट द टॉप ऑफ ए शाफ्ट, जब शाफ्ट सिंकिंग हो रहा है तो उस केस में शाफ्ट को कवर करने के लिए जो भी कवरिंग लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, या स्मॉल लीड ऑफ ए शाफ्ट कवरिंग ऑपरेटेड बाय द रोप केबल, ये सारा में फायर प्रूफ होना जरूरी नहीं है, ये सारे को फायर प्रूफ होना जरूरी नहीं है। सिर्फ ध्यान रखो कि फायर प्रूफ किसको नहीं होना है, जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर सपोर्ट हो गया, या शाफ्ट जब सिंकिंग शाफ्ट बन ही रहा है उस केस में उसको टॉप को कवर करने के लिए जो भी कवरिंग यूज कर रहे हैं, या जहां पे रोप केबल तो सभी में यूज होता है, रोप केबल टू द स्मॉल लीड ऑफ ए शाफ्ट कवरिंग, स्मॉल लीड ऑफ ए शाफ्ट कवरिंग ऑपरेटेड बाय रोप केबल, वो भी क्या है कि यहाँ पे फायर प्रूफ नहीं रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हो सकता है ये 3-4 ऑप्शन देके कंफ्यूज करने की कोशिश करें। सेकंड में क्या है, जो होता है ना सेल्स एंड स्टोन, तो वही सेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल सेल नॉट बी हिप्ड और डम्प्ड, ठीक है ना, कि सेल और कार्बोनेशियस मटेरियल कहीं हम लोग जमा करके हिप्ड और जमा करके ऐसा करके नहीं रखेंगे, ना ही हम लोग जो सूखी पत्ती वगैरह हो जाता है ना, डेड लीव्स या ड्राई वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधा जो सूख गया है, shall not allowed to accumulate or remain and combustible materials other than material required for use within a period of 24 hours। मतलब जिस मटेरियल का रिक्वायरमेंट है कि 24 घंटे के अंदर इसका यूज कर लेना है, तो उसको छोड़ के हम लोग बाकी सेल कार्बोनेशियस मटेरियल या डेड लीव्स सूखा पत्ती वगैरह जो भी है,
या कुछ भी कंबस्टिबल मटेरियल वगैरह को हम लोग कहीं अलाउ नहीं करेंगे, कहीं ला के डंप करो, जमा करो, ठीक है। लेकिन इस केस में ये नहीं होगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना, कि इन्फ्लामेबल मटेरियल सेल नॉट बी स्टोर्ड विद इन डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या था कि ऑल सरफेस स्ट्रक्चर और सपोर्ट 10 मीटर तक के रेंज में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वो फायर प्रूफ का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई भी इनफ्लामेबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है ना, सेल नॉट बी स्टोर्ड विद इन डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी entrance टू माइन which is not effectively sealed off from the working below ground, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जिसको मतलब सेपरेट करके, जैसे ये अंडरग्राउंड है, ठीक है ना, और ये इंट्रेंस, अब है कि इंट्रेंस यहाँ पे सील नहीं किया हुआ है, बंद नहीं किया हुआ है, जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो हो सकता है कि अगर 15 मीटर के अंदर हम लोग इन्फ्लामेबल मटेरियल स्टोर कर दें ना, तो हो सकता है अगर किसी भी कारण आग पकड़े तो वो बिलो ग्राउंड में भी जा सकता है। तो इसलिए 15 मीटर तक का साफ्ट एंट्रेंस से या माइन एंट्रेंस से 15 मीटर की दूरी पे जो भी मटेरियल रखना है वो इनफ्लामेबल मटेरियल, मतलब इनफ्लामेबल मटेरियल को स्टोर करना ही नहीं, ये ध्यान रखना है। लेकिन इस केस में बोल रहा है कोयला क्या है, कोयला भी तो इनफ्लामेबल मटेरियल है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। ये केस कोयले पे लागू नहीं होगा कि कोयला को मान लो माइन इंट्रेंस जो है उसके नजदीक लाकर 15 मीटर में मान लो डंप कर दे रहे हैं, तो वो उस पर लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि कोयला है, वो तो डिस्पैच होते रहेगा कंटिन्यू, ठीक है ना। तो ये चीज कोयले पे लागू नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना स्पेशल। 10 मीटर 15 मीटर ध्यान रखना, 10 मीटर मतलब क्या, फायर प्रूफ मटेरियल का होगा कोई भी सपोर्ट स्ट्रक्चर, और 15 मीटर में क्या, हम लोग को किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ स्टोर करके नहीं रखना है माइन इंट्रेंस में। अब क्या है इन ओपन कास्ट वर्किंग, कि हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, मतलब क्या, अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे थे हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ है, सरफेस पे क्रेक वगैरह डेवलप हो गया है, ठीक है ना, ग्राउंड ब्रोकन हो गया, मतलब सरफेस पे क्रेक वगैरह डेवलप हो गया। अब उससे क्या हो सकता है, तो उस केस में क्या करना है, ऑल वाइल्ड और हर्बेसियस प्लांट सेल बी रिमूव्ड। जो भी पेड़ पौधा वगैरह ऊपर में जिसमें आग लगने का चांस है, या सूखी पत्ती वगैरह जो भी है, उसको वहां से हटा देना है। नहीं तो क्या होगा, एयर तो जाएगा ही, अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, यहाँ से आग निकलेगा, अगर यहाँ पे पेड़ पौधा वगैरह सूखा पत्ती वगैरह मिल जाएगा तो आग बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो इसलिए है कि हम लोग क्या करना है, कुछ भी वैसा हर्बेसियस प्लांट या वाइल्ड प्लांट या डेड लीव या ड्राई वेजिटेशन रहे, उसको हम लोग रिमूव कर लेना है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या है, नो पर्सन सेल डिपॉजिट एनी हीटेड मटेरियल और एसेज ऑन एनी आउटक्रॉप ऑफ कोलसीम। मतलब क्या है, ये कोलसीम का मान लो आउटक्रॉप है, ये सरफेस है, ये कोयला सिम का यहाँ पे आउटक्रॉप है, इधर है, दिख रहा है। अब ये नहीं कि कोई आदमी जाके जो एस निकलता है राख बोलो एक तरीके से, ठीक है ना, या कोई भी गर्म पदार्थ है जो हीटेड मटेरियल है, जैसे मान लो ठंडा वगैरह के दिन में वर्कर लोग क्या करता है, माइन से मान लो कोयला जला लिया, सेका, अब फेंक दिया वहीं पे, या उसका आउटक्रॉप जहाँ है वहां ले जाके फेंक दिया, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर वो गर्म मटेरियल यहाँ फेंक दिया, उसमें कुछ आग रहा, फिर कोयला सिम मिल जाएगा, पता चला धीरे धीरे कोयला सिम में आग पकड़ जाएगा। तो नो पर्सन सेल डिपॉजिट एनी हीटेड मटेरियल और एसेज ऑन एनी आउटक्रॉप ऑफ कोल सिम और इन एनी ओपन कास्ट वर्किंग और एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। क्योंकि ग्राउंड ब्रोकन एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल से रहेगा, सरफेस मान लो क्रेक है, और वहां पे ले जाके हीटेड मटेरियल फेंक दिया, तो क्या होगा, वो अंडरग्राउंड में चला जाएगा, फिर अंडरग्राउंड में आग लगने के चांस रहेगा। फिर से एक आया है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 10 मीटर, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। क्या है कि नो पर्सन से लाइट ए फायर और परमिट ए फायर टू बी लाइटेड इन एन ओपन कास्ट वर्किंग और विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस ऑफ ए माइन। ठीक है, ये किसी भी पर्सन को, मतलब
आग जलाना नहीं है। नो पर्सन सेल लाइट ए फायर और परमिट ए फायर टू बी लाइटेड। किसी भी ओपन कास्ट वर्किंग में या माइन एंट्रेंस से 15 मीटर की दूरी पे किसी भी पर्सन को होता है ना कि माचिस जला रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये वो कर रहा है, वो सब नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ स्पेशल पर्पस के लिए जरूरत पड़े तो उस केस में मैनेजर से परमिशन लेना होगा। कुछ स्पेशल केस में अगर जरूरत पड़े तो उस केस में मैनेजर से परमिशन लेना होगा। लेकिन ये चीज किस पे अप्लाई नहीं करो होगा? दिस सब रेगुलेशन शेल नॉट अप्लाई टू द बॉयलर्स अदर देन वर्टिकल बॉयलर्स। ठीक है ना? कि ये जो है ना, बॉयलर क्या होता है? बॉयलर में तो पूरा गर्म चीज ही रहता है अंदर उसके, जो क्या बोलो सब इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह में यूज होता है ना बॉयलर वगैरह। तो ये केस बॉयलर पे लागू नहीं होगा। ठीक है ना? अदर देन वर्टिकल बॉयलर, मतलब वर्टिकल बॉयलर को छोड़ के बाकी सब पे लागू हो, मतलब वर्टिकल बॉयलर को छोड़ के बाकी किसी पे लागू नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिर्फ ये 15 मीटर में आग भी नहीं जलाना है, 15 मीटर में इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी स्टोर नहीं करना है, और 10 मीटर में फायर प्रूफ स्ट्रक्चर वगैरह जो भी रहेगा फायर प्रूफ मटेरियल का होना चाहिए। अब क्या है यहाँ पे कि जो इंट्रेंस वगैरह का है जांच करना होगा। तो कितना कितना दिन में जांच करना है? तो ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 days इंस्पेक्ट द टॉप ऑफ ऑल एंट्रेंस टू ए माइन। कि माइंस में एंट्री लेने का जो भी रास्ता है, ठीक है ना, जितना भी रास्ता है वो सारे की जांच करेगा। प्रत्येक ओपन कास्ट वर्किंग की जांच करेगा, और कहीं ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल हो गया है तो वो सारे की जांच करेगा। ठीक है? तो कॉम्पिटेंट पर्सन 7 दिन में जांच करेगा आग के लिए। और वहां जो हम लोग मतलब था गैसीनेस डिग्री क्लासिफिकेशन वाला केस में 133 नंबर रेगुलेशन में क्या था कि वहां पे ऑनर एजेंट मैनेजर 30 दिन में एक बार वो कितना गैस इमिट हो रहा है और जनरल बॉडी ऑफ एयरवे में इन्फ्लेमेबल गैस क्या है उसका वहां पे जांच करेगा, वंस एटलीस्ट इन एवरी 30 days। मगर यहाँ पे क्या है कि आग से बचाने के लिए, कि माइंस में आग ना लगे, फायर वाला सिचुएशन ना हो, इसके लिए हर एक 7 दिन में, अगर 30 दिन छोड़ देंगे, अगर मान लो 30 30 दिन में चेक करेगा तो पता चला कि कहीं अगर आग लग गया तो पूरा फेल भी जाएगा। और हो सकता है कि 7 दिन में उतना स्टार्ट ही हो रहा होगा, आदमी जांच करेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो 7 दिन फायर वाला केस है, और 30 दिन जब लो से हाई, हाई से लो वाला केस में 30 दिन का है। ठीक है ना? ध्यान रखना। ये सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर पड़े हैं। क्या है? कुछ नहीं है, 10 मीटर फायर प्रूफ, 15 मीटर जो रहेगा, और एक और 15 मीटर है। एक इन्फ्लामेबल मटेरियल को स्टोर नहीं करना है, और यहाँ पे फायर मतलब आग जलाने का परमिशन नहीं है 15 मीटर तक, फायर परमिट नहीं है। ठीक है? और 7 दिन में जांच करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन। ये तो 4 डाटा है यहाँ पे। कॉम्पिटेंट के लिए दिया हुआ है रेगुलेशन में अलग से कि जहां पे भी कॉम्पिटेंट पर्सन दिया हुआ है तो कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, वो रेगुलेशन में अलग से एक जगह दिया हुआ है। सभी जगह कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा वो शायद 200 के पार में दिया हुआ है। कि इतने तुम लोग तो पता होना चाहिए रेगुलेशन में कितना है, बता दो जो कॉम्पिटेंट वाला दिया हुआ है। कॉम्पिटेंट पर्सन खोजेंगे तो बहुत मिल जाएगा यहाँ पे। कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है कि कहीं भी जो है ना यूज, कि कॉम्पिटेंट पर्सन जहां जहां यूज हो रहा है तो कौन होगा कॉम्पिटेंट पर्सन, वो एक रेगुलेशन में दिया हुआ है, 247 में दिया हुआ है। तो ये ब्रिज किशोर तुमको पता होना चाहिए कि 247 में यहाँ पे भी कॉम्पिटेंट पर्सन है ना, देखो यहाँ पे सरदार एंड ओवरमैन, नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज कॉम्पिटेंट पर्सन अंडर 33, वो जो भी दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। तो
अभी मान लो रेगुलेशन नंबर हम लोग 135 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 135 में नो पर्सन सेल बी अपॉइंटेड एज ए, दो यहाँ पे नो पर्सन सेल बी अपॉइंटेड एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन अंडर रेगुलेशन 129(30), 135 का 6, सब रेगुलेशन 7, जिसके पास क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, अनलेस ही इज आइदर होल्डर ऑफ है मैनेजर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट और सरदार सर्टिफिकेट विथ ए गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ये कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है ना, जिसके पास सरदार का भी सर्टिफिकेट होगा, मैनेजर ओवरमैन तीनों में कुछ भी सर्टिफिकेट हो सकता है, साथ में उसको क्या होना चाहिए, उसके पास गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ओपन कास्ट के केस में क्या है, गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो बस वही है, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। जहाँ पे भी रेगुलेशन में कॉम्पिटेंट पर्सन वर्ड यूज हो रहा है, तो कौन होगा कॉम्पिटेंट पर्सन, वो रेगुलेशन